तो चलिए दोस्तों, पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा कुछ रिमाइंड कराते हैं। रिमाइंड हमें ये कराना है कि अभी तक हमने ये जो पढ़ा है, लैटिस एंथैल्पी तक हमने पढ़ लिया था। उसके बेसिस पे स्ट्रक्चर्स क्या क्या हो सकते हैं, डाइपोल मूवमेंट पढ़ लिया था, बॉन्ड ऑर्डर पढ़ लिया था, बॉन्ड एंगल। तो अब हम एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। नया कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी क्रिस्टल जो है, लैटिस क्रिस्टल या लैटिस सिस्टम, वो ना तो प्योरली कोवलेंट है ना प्योरली आयनिक है। उसमें पार्शियल फ्रैक्शंस हैं। अब अगर उसमें पार्शियल फ्रैक्शंस हैं तो इसके लिए कोई रूल होना चाहिए कि कितना कोवलेंट है या कितना आयनिक है। तो इसको दिया फजांस रूल बोलते हैं इस पे, और इस पे हर बार क्वेश्चंस आते हैं। कई कई बार क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको कंफ्यूज करते हैं। तो जो सेट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं मैंने यहीं पे पोस्ट भी कर दिए हैं। तो फजान रूल क्या कहता है कि कोई भी सिस्टम प्योरली कोवलेंट नहीं है, या फिर मैं बोलूंगा तो ये सिर्फ कोवलेंट करेक्टर बताने के लिए है। ठीक है, कोवलेंट करेक्टर इन आयनिक इन क्रिस्टल्स, मोर स्पेसिफिकली अगर हम कहेंगे तो इसके कुछ सेट ऑफ रूल्स है। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जितना साइज छोटा होगा कैटायन का और जितना बड़ा होगा साइज एनायन का, उतना ही ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा। तो हमारे जनरली कैटायन क्या होते हैं? एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन मेटल्स। बहुत सारे हो सकते हैं, वैसे मेटेलिक जो भी रहेंगे, मेटेलिक कैटायन्स हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो सपोज मेरे पास, मैं क्या काम करता हूँ कि अनायन फिक्स कर देता हूँ। अनायन का साइज जो है फिक्स है। और कैटायन का, तो अगर हम देखेंगे तो लिथियम प्लस सबसे छोटा होता है, इसलिए सबसे ज्यादा कोवलेंट करेक्टर इसमें होगा। उसके बाद NaCl में, उसके बाद KCl में, उसके बाद RbCl में, सीजियम क्लोराइड में, अगर मैं बात कर रहा हूँ एल्कली मेटल्स की। अब दूसरा काम करते हैं। अब मैंने सोडियम को फिक्स कर दिया, मतलब कैटायन का साइज फिक्स कर दिया, और फिर चेक किया तो मैं देखूंगा कि जैसे जैसे अनायन का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा। तो सबसे कोवलेंट ये रहेगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा कैटायन पे, बाय डिफॉल्ट का मतलब होगा वो स्मॉल ही है। भाई देखो, अगर मैं बोलूँ लिथियम प्लस ज्यादा स्मॉल है, कैल्शियम टू या लिथियम या मैग्नीशियम 2 प्लस ज्यादा स्मॉल है, तो मैग्नीशियम 2 प्लस, सॉरी बेरिलियम 2 प्लस ज्यादा स्मॉल रहेगा। तो अगर हम सीरीज लें तो सोडियम क्लोराइड सबसे कम, कैल्शियम क्लोराइड का कोवलेंट करेक्टर सबसे कम, और एल्यूमिनियम क्लोराइड का सबसे उससे ज्यादा, मतलब ज्यादा। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ध्यान रहे। सब में इंक्रीजिंग ऑर्डर था, इसमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर था, इसमें भी इंक्रीजिंग ऑर्डर था। और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी, मतलब तुम्हारे एग्जाम्स में भी आ सकता है, और तुमको पूछा भी जा सकता है किसी भी नेट जेई के एग्जाम्स में। दूसरा है डी कॉन्फ़िगरेशन। जिस भी सिस्टम की डी कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा रहेगी कैटायन की, उसकी कोवलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा रहेगी। सपोज मैं बात करूं सोडियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। साइज अपने को पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि इसमें डी इलेक्ट्रॉन्स हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? D10। तो इसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा रहेगा सोडियम क्लोराइड से। तो चार सेट ऑफ क्वेश्चंस बने। एनायन का साइज फिक्स किया तब, कैटायन का साइज फिक्स किया तब, दूसरा क्वेश्चन क्या फिक्स किया, जब चार्ज बढ़ा है कैटायन पे तब। सेम चीज एनायन के साइज पे भी, एनायन का साइज बढ़ता है तो भी कोवलेंट करेक्टर बढ़ता ही है, क्योंकि एनायन का साइज बढ़ने से उसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला टॉपिक हम जल्दी से खत्म कर पाए। नेक्स्ट, अब हमारी जो थ्योरी आएंगी वो आएंगी। अभी तक जो भी थ्योरी पढ़ी थी उसमें शेप की कहीं बात नहीं हुई थी, शेप हमने डिस्कस नहीं किया था। तो इस थ्योरी को बोलते हैं वैलेंस शेल पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। ये ये बताती है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो क्या क्या पॉस्टुलेट से पहले वो ध्यान से पढ़ेंगे। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, उनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, जिनको लोन पेयर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं वाटर। तो शेप किस पे डिपेंड करेगा? इस पे भी डिपेंड करेगा, और इस पे जो लोन पेयर होता है, दो लोन पेयर होते हैं, उस पे भी डिपेंड करेगा। इसलिए इसका बेंड स्ट्रक्चर होता है। कंपेयर करें किसी सिस्टम से, बेरिलियम क्लोराइड, ना तो कोई बॉन्ड पेयर, बस दो बॉन्ड पेयर है, इसलिए लीनियर है। ये थोड़ा आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज। अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगी।
क्योंकि इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। कब तक रिपेल करेंगे? जब तक इनको मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ना मिल जाए। ये रिपेल करते रहेंगे। सपोज अगर मैं एक स्टेट ऐसे ले लूं, इस तरीके से हाइड्रोजन पास पास, और दूसरा वाला दूर दूर लूं, ठीक है। तो ये जो दूर दूर हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह वजह से हुआ बॉन्ड पेयर। These pairs of electron tends to occupy such position in a space that minimize the repulsion, thus maximize the distance between them। अब वही बात मैंने दोबारा इसमें लिखी है कि ये रिपल्शन करेंगे, और तब तक रिपल्शन करेंगे जब तक मैक्सिमाइज डिस्टेंस ना ले लें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर सिस्टम में दो से ज्यादा, एक से ज्यादा बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड्स, जैसे डबल बॉन्ड्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, तब भी हम उनको एक सिंगल पेयर की तरह ही ट्रीट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर उसमें चार बॉन्ड भी हैं तो भी हम इसको सिंगल बॉन्ड की तरह ही ट्रीट करना है, ठीक है। नाउ अगर किसी सिस्टम का दो से ज्यादा स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन दोनों पे ही, दोनों में से किसी एक, दोनों पे ही वैसे तो होता है, लेकिन मोस्ट स्टेबल वाले पे हमें लगाना पड़ेगा। तो सारे कॉन्सेप्ट को वापस रिवाइज कर लेते हैं। पहला, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर से मिलेगा। पेयर, वो बॉन्ड पेयर्स आपस में रिपेल करेंगे, लोन पेयर भी रिपेल करेंगे, ये दोनों पास आने की कोशिश करेंगे, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, लेकिन लोन पेयर रिपल्शन थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा रहता है, और इसकी वजह से थोड़ा सा बेंट स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इसी की वजह से वो रिपेल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वो इस तरीके से ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे ताकि रिपल्शन को मिनिमाइज कर सके। नेक्स्ट क्या है कि मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक दूसरे को स्पेरिकल, मतलब वही मैक्सिमम डिस्टेंस लेने की कोशिश करेंगे, ज्यादा पोस्टुलेट को और मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर मल्टीपल बॉन्ड्स रहेंगे तो भी हम उनको सिंगल पेयर की तरह ही ट्रीट करेंगे, और अगर हमारे पास एक से ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं तो हम किसी एक पर एप्लीकेबल करेंगे, और वो भी किस पे करेंगे? मोस्ट स्टेबल वाले पे। ये नहीं है कि 10 तरह के स्ट्रक्चर है तो 10 के 10 हम बोलेंगे, 10 के 10 पे नहीं बोल सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम देखें थोड़ा, अब हम इसके इनके यूज से हम कुछ करते हैं। तो मैंने बताया था लीनियर मॉलिक्यूल, बेरिलियम क्लोराइड, हमारे पास सिर्फ दो बॉन्ड पेयर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों को इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। तीन रहेंगे, सपोज हमारे पास तीन बॉन्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 हो जाएंगे, इसमें तीन रहेंगे, तो क्या रहेगा? लीनियर, इसमें ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा। कोई और शेप पॉसिबल हो सकती है, टी भी हो सकती है ना, लेकिन वो स्टेबल नहीं है। सपोज अगर मैं ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना दूं, इट्स लाइक ए टी, टी स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि रिपल्शन उसमें मैक्सिमम रहेगा। इसमें तो सारे एंगल 120 हैं, लेकिन इसमें एक एंगल, दो एंगल 90 है, वन एंगल 180 है, तो ये तो नहीं चलेगा। इसी तरीके से टेट्राइडल सिस्टम, ये भी रिपेल करके एक सिस्टम बनाएंगे जिसमें टेट्राइडल बनेगा, मीथेन और अमोनियम 4+ मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं इनकी। PCl5 ट्राइगोनल बायोपिरामिडल बनाता है। इसमें कैसे रहता है? इसकी सबसे बड़ी खास बात ये रहती है कि Cl जो है, दो Cl एक्सियल होते हैं, बाकी सब इक्वेटोरियल होते हैं, और एक्सियल बॉन्ड्स जो होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड से बड़े होते हैं। ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पढ़ने को मिलेगा जल्दी ही, और मैं कोशिश करूंगा इन पर कुछ वीडियोस बनाऊं। तो नेक्स्ट जो है ऑक्टाहेड्रल सिस्टम, जिसमें SF6 होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है SF6, क्योंकि इट्स ए परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल सिस्टम। अभी तक जितने 6 केसेस मैंने डिसाइड किए हैं, बताए हैं, वो हैं सिर्फ बॉन्ड पेयर रिपल्शन के बेस पे। अब नेक्स्ट करते हैं जहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आना स्टार्ट होंगे, मतलब लोन पेयर आना स्टार्ट हो जाएंगे। लोन पेयर, सपोज अगर मेरा ये स्ट्रक्चर है AB, मतलब इसमें ई जो डिनोट कर रहा है वो लॉन पेयर को रिपेल कर डिनोट कर रहा है। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं? दो, और एक लोन पेयर, तो बेंट स्ट्रक्चर है। वाटर SO3 O3, मतलब वाटर नहीं, एक ही बॉन्ड पेयर है ना, तो SO2 और O3 जो है इसके बेस्ट एग्जाम्पल है, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। नेक्स्ट क्या है, अगर मैं बनाना मुझे, मतलब मेरे पास चार बॉन्ड, तीन बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा। NH3 इसका एग्जांपल है।
NH3 मॉलिक्यूल अम्ब्रेला इन्वर्जन जाता है, कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट, आता है क्वेश्चन कई कई बार नेट एग्जाम्स में, जेई एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में आ जाता है। और इवन वी कैन कैलकुलेट कि दो तरह के स्ट्रक्चर इसमें बनते हैं, और वो सब चीजें अभी तुमको फ्यूचर में पढ़नी है। ठीक है, नेक्स्ट जो अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर दो लोन पेयर हो गए इसी सिस्टम में, देखो एक से दो बॉन्ड पेयर ही रहे लेकिन लोन पेयर बढ़ते चले गए, तो वाटर स्ट्रक्चर बनता है, इसको बेंट बोलते हैं। इस तरह का मॉलिक्यूल अगर SF4 मॉलिक्यूल है जिसमें चार बॉन्ड पेयर्स होता है, एक लोन पेयर, तो ट्रायगोनल बायोपिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। इसको सीसा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि झूले की तरह है, ये झूला जैसा होता है। अब मैं एक सिस्टम की बात करता हूँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, एक बार पूछा भी गया था एग्जाम्स में, ClF3। इसकी टी शेप होती है क्योंकि बॉन्ड पेयर जो है इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। और क्यों ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था PCl5 की केसेस में होता ट्रायगोनल बायोपिरामिडल स्ट्रक्चर है, लेकिन दो एक्सियल बॉन्ड क्या रहते हैं, ज्यादा बड़े होते हैं। वो बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें रिपल्शन ज्यादा है। तो बॉन्ड इसमें लोन पेयर कभी भी एक्सियल पोजीशंस नहीं ऑक्यूपाई करते, लोन पेयर अवॉइड एक्सियल पोजीशंस, इसलिए ये हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं। सेम चीज अगर SF5 BRF5 के लिए लें, तो स्क्वायर पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, ये स्क्वायर पिरामिड है, मतलब कैसे, ऐसे स्ट्रक्चर है, बीच से ऐसे करते हैं, स्क्वायर पिरामिड है। ऑल दो इसकी अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल है, लेकिन शेप जो है स्क्वायर पिरामिडल है। अरेंजमेंट अलग चीज होती है, शेप अलग चीज होती है। XeF4 इट्स ए स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल होता है PtCl4, जहां तक मुझे याद है, वो हो सकता है 2- भी होता हो, 2- भी शायद इसमें चार्ज होता है। तो ये स्क्वायर प्लेनर है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही चीज दोबारा बताई गई है, थोड़ा डिटेल में बता दी गई है, रीजन भी दिए गए हैं। इन रीजंस को पढ़ना है, आप पढ़ सकते हो, आपकी एनसीईआरटी की बुक में साफ साफ लिखा हुआ है क्यों क्यों ऐसा होता है। वैसे रीजंस मैंने सारे बता दिए हैं, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है। तो अभी हमें शेप ऑफ द मॉलिक्यूल मिलना स्टार्ट हो गया है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और डीपली देखेंगे। अब एक्चुअली में क्या होता है कि ये ना, अभी तक सब थियोरटिकल चल रहा था। थियोरटिकल कॉन्सेप्ट और एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, भाई जिसको एक्सपेरिमेंट से पता कर लिया वो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, जिसको थ्योरी से बताया। अब थ्योरी क्या, कि मैंने क्या किया, एक बंदा बैठा हुआ था, उसने बोला यार देखो यार, अब शेप ऑफ द मॉलिक्यूल हम देख तो पा नहीं रहे उस टाइम तक, ये 1800 की बात चल रही है, 1810 1809, तब तक इतनी ज्यादा एक्सपेरिमेंट डेवलप थे नहीं। तो जब एक्सपेरिमेंट डेवलप नहीं थे तो इसका फर्क, इसका बहुत प्रॉब्लम होता था। प्रॉब्लम क्या होता था कि भाई हमारे पास कोई फिजिकल कोई हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होते थे, लेकिन साइंटिस्ट बहुत समझदार लोग होते हैं, उनको पता होता है कब रुक जाना है, कब भाग लेना है। उनको समझ में आ गया कि अगर हम इस प्रॉब्लम पे लेकर बैठे रहे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए उन्होंने एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट बनाया जिसको बोला वैलेंस शेल पर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप होती गई वैसे वैसे ये आगे बढ़ते गए। तो सिंपल क्या है कि लुईस अप्रोच ने बता दिया था कि हमको मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, बट कोई केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन क्यों होता है ये किसने नहीं बताया था। ठीक है, अब बहुत सारे हैं कि भाई सिंगल बॉन्ड होने के बावजूद भी बॉन्ड डिस्टेंस अलग अलग हैं दोनों। सपोज अगर मैं H2 और फ्लोरीन की बात करूं, इनके बॉन्ड डिस्टेंस अलग अलग हैं, और इसी की वजह से इनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो अलग अलग है। क्यों अलग है, ऐसा क्या हो गया कि दोनों अलग हो गए, हो है तो सिंगल बॉन्ड ही ना भाई। लुइस ने क्या बोला, दो एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, ये तो बोला ही नहीं ना इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इसकी एनर्जी कम होगी, ये भी नहीं बताया। शेप ऑफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहीं नहीं पता चला, कहीं बात ही नहीं हुई। तो similar to VS pair theory, geometry of the simple molecule, but theoretically it does not explain them. Also, it is a limited application. To overcome these limitations, two important theory based on quantum mechanical properties या principle are introduced. एक वैलेंस बैंड थ्योरी, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इनका बेसिस क्या है, क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। क्वांटम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अभी आपको नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इसको बोल रहा हूँ। समझ लीजिए हमारे पास दो तरह की फिजिक्स है, एक है न्यूटोनियन फिजिक्स, एक है क्वांटम फिजिक्स। न्यूटोनियन फिजिक्स क्लासिकल है, क्लासिकल मतलब जहां ऑब्जेक्ट का डायमेंशन बहुत बड़ा हो, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए है, एटम्स एंड
आयंस, इन सब के लिए है। तो क्वांटम थ्योरी यही बोलती है कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इंट्रोड्यूस करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आया, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए, ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें ये पता है कि फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जो होती है शेयरिंग से होती है या पेयरिंग से होती है, जो भी आप बोलो, और ये हमेशा अपोजिट स्पिन से होती है। तो यही ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट को ओरिजिनेट करता है, कि मतलब ओरिजिन होगा। इसी के बेसिस पे हमारे पास दो तरह के बॉन्ड बनेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई टाइप। स्टार्ट करते हैं सिग्मा बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सपोज मेरा एक एस ऑर्बिटल है, दूसरा एस ऑर्बिटल है, ये दोनों हेडों मतलब इस तरीके से ओवरलैप कर जाएं, तो जो बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा। ये एस एसोसिएटेड सिग्मा बॉन्ड है। एक्सिस क्या है? प्लेन, बिल्कुल सीधा प्लेन में है, इसीलिए ऐसा हुआ। एसपी ओवरलैप भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है अगर वो अलोंग द एक्सिस हो, तो ये है। पीपी ओवरलैप भी बना सकता है अगर ये एक प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। लेकिन अब प्लेन जो है इनका, अब जिस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं ये पैरेलली ओवरलैप कर रहे हैं, इसमें प्लेनरली ओवरलैप कर रहे थे, पैरेलली ओवरलैप कर रहे हैं, तो इससे बनेगा पाई बॉन्ड। डिफरेंस क्या क्या है? एस ऑर्बिटल इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एस ऑर्बिटल पाई बॉन्ड्स में कभी भी पाई बॉन्ड्स नहीं बना सकते। एस बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है? सीधा डायरेक्ट ओवरलैप है, देखिए चक्का हुआ है। पाई बॉन्ड वीक क्यों है? क्योंकि इसके रिलेटिवली वीक है, क्योंकि पैरेलल ओवरलैप है। अगेन एक्सियल ओवरलैप से बनता है, साइड वाइज ओवरलैप से बनता है। ओनली वन लोब इन्वॉल्व होती है। पिछले वाले में देखिए हर एक एटम की, ईच एटम की एक ही लोब इन्वॉल्व हुई है। इसमें दो लोब इन्वॉल्व हुई है, टोटल चार हो गई लेकिन दो ही तो हुई है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब हाईली सिमेट्रिकल क्लाउड है ये, हाईली सिमेट्रिकल। लेकिन यहाँ सिमेट्रिकल नहीं है, देखिए टेढ़ा बन गया ना, एक बनाना टाइप बन गया, एक केला जैसा होता है टेढ़ा केला, वैसा बन गया। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज अनसिमेट्रिकल। अब एक नया कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल ओवरलैप से क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, मैं एक ओजोन का केस देख लेता हूं, अगर मेरे को थोड़ा सा पुराना जाना पड़ेगा। ओजोन का केस मैंने ओजोन लिया तो था, हाँ ये मेरा ओजोन है। मैं अगर बात करूं ओजोन की, तो ओजोन में एक बॉन्ड बड़ा होना चाहिए था, एक बॉन्ड छोटा होना चाहिए था। एक्सपेरिमेंटली ऐसा होता नहीं है, एक्सपेरिमेंटली दोनों बॉन्ड बराबर साइज के होते हैं। तो बड़ा प्रॉब्लम है ये, छोटा प्रॉब्लम नहीं है। मैं गया एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मुझे याद है थ्योरी के हिसाब से दो बॉन्ड अलग अलग होने चाहिए थे, लेंथ अलग होनी चाहिए थे, लेकिन मिल गए सिमिलर। अब इसको जस्टिफाई कैसे करें? तो जस्टिफाई करने का सिंपल तरीका, भाई मेरे पास दो अलग अलग साइज के आटे थे। साइंस ने क्या किया? साइंस ने बोला दोनों आटों को मिलाओ, गूंथो, और दोनों इक्वल साइज के दो आटे की लोई बनाओ। देखो हिंदी भाषा में लोई बोलते हैं, तुम्हारी भाषा में क्या, तुम्हारी लैंग्वेज में क्या बोलते होंगे? इट्स लाइक मतलब एक गोल गोल होती है जिससे रोटी बनती है। समझा देता हूँ कैसे। एक बड़ा आटा एक छोटा आटा, दोनों को मिलाया, एक बड़ा आटा बनाया और बीच से काट दिया, इसीलिए दोनों बॉन्ड बराबर हैं। ये साइंस, ये रूल फॉलो करती है साइंस। Hybridization is the process of mixing of orbitals slightly different in energy, so distribute their energy, resulting in formation of new sets of orbital which are equivalent, and their shape will be depends on again the theories we have. ऑर्बिटल ऑलमोस्ट शुड हैव ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी, मतलब इनकी एनर्जी लगभग करीब होनी चाहिए, दूर दूर नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि एस डी से कर जाएगा ओवरलैप, एस पी से कर सकता है, पी पी से कर सकता है, या एस एफ से नहीं कर सकता। ठीक है, ये समझना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑर्बिट, जितने भी ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे उतने ही ऑर्बिटल बनेंगे। सपोज अगर मैं, अब ये चीज मैं थोड़ा समझाऊंगा डिटेल में। ज्योमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल इंडिकेटेड बाय हाइब्रिडाइजेशन। इनको ऑर्बिटल्स को बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर ये मिले हैं तो ये बहुत स्टेबल रहते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल रहते हैं। अगर हमारा एस का कोई एक ऑर्बिटल अगर मैं बोलूं
कि एस और पी मिलके कुछ बनेगा तो एस पी ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं कि क्या बता रहे हैं हम। कंडीशन नेसेसरी क्या क्या है। अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेल पार्ट करेंगे। मतलब कैसे, अगर मैं मीथेन की बात करूंगा, सपोज मैं मीथेन की बात करूं, तो मीथेन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p2, यही होती है ना, हाँ 2p2 होती है। तो इस 2p6 लिख दिया, 2 होती है। तो p ऑर्बिटल ऐसा दिखता है, तीन होते हैं ना। तो ये हो गया एक, दो। तो मीथेन के चार इसमें ऐड होंगे, एक दो तीन चार, मतलब एक्साइड टॉपिक होता है, तो समझ लेना कि इस तरीके से होते हैं। तो प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट नेसेसरी फॉर हाइब्रिडाइजेशन। इन केस ऑफ सम फ्यूल ऑर्बिटल वैलेंस शेल आल्सो टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। अब स्टार्ट करते sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी s और p का ओवरलैप। तो s प्लस p मिलके sp और ऑर्बिटल बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। दोनों का कॉम्बिनेशन कितना कितना होगा, अगर मैं इसको एक मान लूँ, इसको एक मान लूँ, 1/2 पहले वाले का इसका, और 1/2 हो परसेंटेज में 50-50%। इसलिए ईच हाइब्रिड ऑर्बिटल है 50% s करेक्टर, 50% p करेक्टर। दिस इज ऑल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। देखते हैं कैसे होता है। सिंपल, s और p ऑर्बिटल पहले ही बता दिया है, अगर इसका s इसका p मिलेगा तो लीनियर बनेगा ये sp ऑर्बिटल। अब कैसे, थोड़ा और एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा एक ही हो गया। क्लोरीन की क्या होती है, क्लोरीन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे, तो दो क्लोरीन, तो ये बेरिलियम हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक है, सॉरी गलत कर दिया है मैंने, थोड़ा सा और जल्दी जल्दी में। बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ये 2s2 एक्साइटेशन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2p। अब आप बोलोगे कि सर एक्साइटेशन में तो एनर्जी देनी पड़ेगी, वो एनर्जी कहाँ से आएगी। देखो यहां से एनर्जी देनी भी पड़ती है और एनर्जी रिलीज भी होती है। कैसे, ये एक्साइटेशन से जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, पेनल्टी, वो बॉन्ड फॉर्मेशन से जो एनर्जी रिलीज होगी उससे कंपनसेट कर जाएगी। क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जी ज्यादा रहेगी, इसलिए एक्साइटेशन पॉसिबल होता है। तो एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाता है, एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाता है, रिजल्टेंट इनटू ए लीनियर शेप और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, एग्जांपल्स क्या क्या हैं इसके, BeCl2, BeF2, BeH2, ये सब एग्जांपल्स हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अब एक s और दो p। ठीक है, p ऑर्बिटल ऐसा होता है, तो अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो इस तरीके से बनते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव लॉब्स भी बनती हैं, नेगेटिव नेगेटिव लॉब्स बनती हैं। एग्जांपल है BCl3। इसके केसेस में कितना रहेगा, sp2 है, तो इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, 1:3, 2:3, 33% तो होगा एस करेक्टर, बाकी बचा हुआ जो भी 67% के अराउंड होगा, वैसे तो 33.3 होना चाहिए एस करेक्टर, ये पी करेक्टर। पिछले वाले में 50% एस था, एस डिसाइड करता है कितना स्टेबल रहेगा, तो एसपी वाला ज्यादा स्टेबल रहता है। देख भी सकते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर निकालोगे तो ज्यादा रहेगा। इसी तरीके से अगर हम sp3 देखते हैं, तो एक एस तीन चार पी, इसमें ऑलमोस्ट 25-25% रहता है, तो हम देख सकते हैं टेट्राहेड्रल शेप बन गई। 50% एस करेक्टर, 25% बी करेक्टर, चार कॉर्नर ऑक्यूपाई करेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन ने हमें बेसिक शेप तो दे दिया। तो बेसिक शेप अगर दे दिया है, तो ये बहुत अच्छी चीज इसने करी है हमारे साथ में, कि हमको बहुत प्रॉपरली बता दिया है कि कहाँ तक हम जा सकते हैं। तो अभी हमने कुछ पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि यहीं पे होल्ड करूँ, कि नेक्स्ट टॉपिक जो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो देखते रहिए वीडियोस, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।